हेलो। तो जो भी महिला सुपरवाइज़र की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए हैं ये प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा किस पर है? पोषण एवं स्वास्थ्य पर। ठीक है, किस पर है? पोषण एवं स्वास्थ्य पर। तो चलिए अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारा प्रश्न क्या है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जन्म लिए बालक में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म लिए बालक में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं? 300। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है 8। मानव की खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने युग्म हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने युग्म हैं? कितनी हैं? 12। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? कहाँ होती है? जबड़े में। कहाँ होती है? जबड़े में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन है? स्टेपिस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। देखिए, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेपिस। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मनुष्य के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस हड्डी, कौन सी हड्डी लंबी होती है? जांघ की। अगला प्रश्न है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? मानव के जीवन काल में कितने दांत तो कितने दांत 2 बार आते हैं? 20। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी है? ठीक है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी है? कितने फीट लंबी है? 32 फीट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रक्त में सर्वाधिक पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं? रक्त में सर्वाधिक पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं? कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। तो रक्त में सर्वाधिक क्या है? प्रश्न हमारा, रक्त में सर्वाधिक पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भोजन को पचाने के लिए किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है? भोजन को पचाने के लिए किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है? किसकी होती है? एंजाइम की। अगला प्रश्न हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसके में? स्टार्च में। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में रक्त द्वारा भोजन का अवशोषण कहाँ ज़्यादा होता है? मानव शरीर में रक्त द्वारा भोजन का अवशोषण कहाँ ज़्यादा होता है? कहाँ ज़्यादा होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस में बदलता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस में बदलता है? किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो एक लाइक करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत पर। चलिए, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से। अगला प्रश्न हमारा, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है?
पेस मेकर का कार्य क्या है? क्या है? दिल की धड़कन शुरू करना। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन शुरू करना। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होती हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? 4। अगला प्रश्न चलते हैं हम प्रश्न की ओर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। मानव रुधिर का पीएच मान है, मानव रुधिर का पीएच मान है, कितना होता है? 7.4, 7.4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है? किडनी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता? मनुष्य के शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता? किसके कारण? हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन। चलिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। क्लियर। आरबीसी का कब्रस्थान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रस्थान किसे कहते हैं? प्लीहा। अगला प्रश्न हमारा, मानव की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन होता है, मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन होता है 120 दिन का। अगला प्रश्न हमारा, WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा है? AB। क्लियर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? O। यानी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यानी O। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न हमारा, मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी निकलती है? 31। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका होता है? पाइरूविक अम्ल। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 40वां, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। अगला प्रश्न, सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 माह का। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोवेक्टोमी। क्या? ट्यूबोवेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या? वेसेक्टोमी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों में पूछा गया प्रश्न है। यानी स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है? यकृत। कौन सी नहीं है? यकृत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पीयूष। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन। चलिए अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से ये क्वेश्चन आने लगे। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में कार्निया किसका भाग है? मानव शरीर में कार्निया किसका भाग है? किसका भाग है? आँख का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापक्रम होता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है, क्या तापक्रम होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? क्या है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेगनोमीटर। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? वसा से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण ना ही प्रोटीन से होता है, ना ही वसा से होता है, ना ही विटामिन से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें नहीं पाया जाता? चावल में। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की। तो हमें विटामिन ए की पूर्ति के लिए गाजर खाना चाहिए। ठीक है। चलिए, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाई जाती है? आंवले में। तो आंवला क्या है? खट्टा है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए 60 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर, तो हमारा प्रश्न क्या था? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? आंत को। किसको? आंत को। चलिए अगला प्रश्न, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एलाइजा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? एलाइजा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? तो किसकी जांच के लिए होता है? एड्स के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? टीबी। बीसीजी से कौन सा रोग हो जाता है? टीबी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? किसके लिए? तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके कारण? यकृत के कारण। किसके कारण? यकृत। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से
कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करते जाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण है? मिनी माता रोग का कारण है पारा। अगला प्रश्न हमारा है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित? तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। काला जार का रोग वाहक कौन है? काला जार का रोग वाहक कौन है? कौन है? सिकटा मक्खी। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एड्स होता है? एड्स किससे होता है? विषाणु से। एड्स होता है विषाणु से। क्लियर। अब चलिए, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा होता है। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा होता है DNA के विषाणु द्वारा। क्या होता है? छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होता है DNA के विषाणु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। अगला प्रश्न हमारा है, डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो आज हमारे जो भी क्वेश्चन थे, आज हमारे जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको पोषण और स्वास्थ्य के बारे में पूरे प्रश्न आपको अच्छे से हमने समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी हमारे स्टूडेंट महिला बाल विकास सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पोषण एवं स्वास्थ्य चैप्टर में है, तो उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।